हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। मैं हूं गुंजन और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है स्वास्थ्य बीमा यानी कि मेडिक्लेम और जनरल इंश्योरेंस। आजकल इंश्योरेंस यानी कि बीमा कंपनियां मशरूम की तरह मार्केट में छाई हुई हैं। जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं ये सोचते हैं कि वक्त पड़ने पर क्लेम कर सकेंगे। जिस वक्त हम इंश्योरेंस लेते हैं तब बीमा कंपनियां बहुत सारा वादा करती हैं कि इसमें बहुत कुछ कवर्ड होगा, लेकिन जब क्लेम करने की बारी आती है तो पता चलता है कि वो चीजें तो इसमें कवर्ड ही नहीं थी जो हमें चाहिए थी। जब हम महसूस करते हैं ठगा सा। इसलिए क्या है जरूरी जब भी आप कोई बीमा लें, किन बातों का ध्यान रखें, या फिर जब बीमा कंपनी क्लेम करते वक्त आपको ठगा सा महसूस करवाए तो आप क्या कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ एक बार फिर से हैं विवेक नासा जी। वेलकम सर। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मेडिक्लेम पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जीवन बीमा को छोड़कर किसी भी बीमा को सामान्य बीमा कहते हैं। जीवन बीमा के विपरीत सामान्य बीमा आकस्मिक घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और ये व्यक्ति के लिए एक विकल्प है जो एक जोखिम मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। लगभग वो सब कुछ जिसका जीवन में वित्तीय मूल्य होता है, यानी कि मटेरियलिस्टिक चीजें जिसके खोने, चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है, को एक सामान्य बीमा नीति द्वारा कवर किया जाता है। मेडिक्लेम। आज स्वास्थ्य संबंधी उपचार काफी महंगा है। लोग अपनी वास्तविक बीमारी से उतने दबाव में नहीं आते जितना कि मेडिकल बिल को देखकर आते हैं। ऐसी चिंताओं से बचने का सबसे अच्छा उपाय है मेडिक्लेम पॉलिसी लेना। मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी न केवल अस्पताल में भर्ती होने के दौरान हुए खर्चे को, बल्कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले और उसके बाद के खर्चे को भी कवर करती है। इसमें चिकित्सा जाँच और दवाइयाँ खरीदने पर खर्च हुआ धन भी शामिल हो सकता है। आजकल मेडिक्लेम बीमा कंपनियां अपने उपभोक्ताओं के लिए कई नई योजनाएं पेश करती हैं। इसमें लेटेस्ट है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन। इस प्लान में बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की दशा में अपने अस्पताल के बिलों का भुगतान नहीं करना होता। बीमा कंपनी सीधे ही बिलों का निपटारा कर देती है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें शामिल हैं, जैसे अस्पताल का बीमा कंपनी से टाई अप होना चाहिए और दस्तावेज सही क्रम में होने चाहिए। तो अगर इंश्योरेंस से जो है आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। वकील साहब, सबसे पहले ये बताइए कि हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम में क्या क्या आता है? जी, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है ऐसा इंश्योरेंस जो कि आपने अपनी हेल्थ के लिए लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस, पहले में ये जानना जरूरी है कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, यानी कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस देने वाली कंपनी के बीच में और इंश्योरेंस लेने वाले के बीच में। अब जहां तक हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, हेल्थ इंश्योरेंस उन चीजों के लिए है, आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे कि अगर आप कभी बीमार हो गए, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, हेल्थ इंश्योरेंस में हॉस्पिटलाइजेशन का सारा जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। ये दो तरीके का हो सकता है, कैशलेस भी हो सकता है, कैश के साथ भी हो सकता है। उसके कैशलेस में ये है कि अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल्स में भर्ती होते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो कैशलेस में यूजुअली इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देती है, आपके बिल्स चुका देती है। और जहां अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल्स में नहीं है, जिस हॉस्पिटल में आप भर्ती हुए हैं उसमें आपको क्लेम करना पड़ता है। तो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस है आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के का जो खर्चा है आपने इंश्योरेंस कंपनी के सिर पे डाल दिया। इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे आपके मेडिकल बिल्स का खर्चा उठाएगी, प्रोवाइडेड और टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं इसके अंदर, वो आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे भी है जी। पर विवेक सर, ये देखा गया है कि अब प्राइवेट कंपनीज भी बहुत आ गई हैं। पहले एलआईसी का ही बीमा हुआ करते थे, लोग करवा लेते थे, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज भी आ गई। क्या इनके नॉर्म्स अलग होते हैं? क्या फर्क होता है दोनों में और कौन सा करवाना चाहिए? जी, जहां तक बात है, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस में पहले जनरल इंश्योरेंस कंपनियां थी, जैसे कि यूनाइटेड इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस इंडिया। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, वो लाइफ इंश्योरेंस ही करती है। आजकल ये ठीक बात है कि आजकल काफी प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं। अब जहां तक नॉर्म्स की बात है, हर कंपनी चाहे प्राइवेट हो या नेशनलाइज कंपनी है, वो अपने अपने प्रोडक्ट्स लेके आती हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आईआरडीए के से रेगुलेट होती हैं, सारे रेगुलेटेड हैं। आईआरडीए रेगुलेटर है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, विच इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक संवैधानिक संस्था है जो कि रेगुलेट करती है सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को। जहां अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट और नेशनलाइज कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में,
तो हर एक के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, हर एक के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। प्राइवेट कंपनीज हाँ एक अच्छे ऐसे प्रोडक्ट लेके आती हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, पर कई बार जब आप क्लेम लेने जाएं तो क्लेम मिलता नहीं। तो काफी सारी चीजें हैं। बस सजेशन यही है कि कोई भी आप प्रोडक्ट लें, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, मेडिक्लेम लें, उसके आप टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ें, चाहे नेशनलाइज इंश्योरेंस पॉलिसी नेशनलाइज इंश्योरेंस कंपनी से लें या प्राइवेट कंपनी से लें, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही आपको पॉलिसी कवरेज दी जाती है, क्लेम दिया जाता है। तो जो सब कुछ पॉलिसी वर्डिंग्स आप जरूर पढ़ें जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लें, पॉलिसी वर्डिंग्स पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं आउट ऑफ पॉलिसी वर्डिंग्स, बट हाँ पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़ें, उसके हिसाब से ही लें। नेशनलाइज के भी अच्छे हो सकते हैं प्लान, प्राइवेट के भी अच्छे हो सकते हैं जी। चलिए एक कॉलर है रुड़की से हमारे साथ जुड़ गए हैं, एससी शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये था मैडम, मैंने पीएनबी में मेरा अकाउंट है जी। पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, तो उनके यहाँ से एक ओरिएंटल इंश्योरेंस का उनका टाई अप रहा होगा जी। तो वहां पे उन्होंने 1765 रुपए पर लाख का प्रीमियम जो मेरे को दिया हुआ है जी। 1765 लाख रुपया उसका प्रीमियम है। 5 लाख का प्रीमियम मैंने डिपॉजिट किया, लास्ट ईयर भी जमा किया, इस साल भी जमा किया। जी। तो लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने जो है करीब 1 महीने के बाद उनको इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने उसको डिनाई कर दिया कि आप जो है इसके लिए एंटाइटल नहीं है, क्योंकि उसमें 1 हफ्ते का टाइम उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते का टाइम जो है हमारे यहाँ जो है वो इंटीमेशन का है, आपने नहीं दी तो इसलिए आपको ये क्लेम नहीं मिल सकता। तो क्या ऐसा कोई प्रोसीजर है कि अगर मान लें मेडिकल में 1 महीना कोई मेडिकल रहेगा, 2 साल मेडिकल रहेगा और वो इस स्थिति में ना हो उनको इंटीमेट कर सके, हाउ इट इज पॉसिबल? जी जी। मतलब टाइमली इन्फॉर्म ना करें तो क्या लैप्स हो जाती है पॉलिसी या क्या है मेडिक्लेम? जी जैसे कि मैंने कहा, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। ये ठीक है पीएनबी का कोई टाई अप रहा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ और उन्होंने आपके अकाउंट से प्रीमियम काट लिया, पर पीएनबी भी का भी ये दायित्व था कि आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दें इंश्योरेंस कंपनी ने जो उन्हें दी होंगी, और आपकी भी ये ड्यूटी थी कि आपने जब इंश्योरेंस लिया तो आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें। अगर उन टर्म्स एंड कंडीशंस में ये मैंडेटरी है कि इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट या विद इन अ वीक आपको इंटीमेशन देनी है इंश्योरेंस कंपनी को विद रिस्पेक्ट टू कि जो भी आपको अगर कोई चोट लगी और जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, तभी क्लेम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो मैंने जैसे कहा ये कॉन्ट्रैक्ट है और इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही एनफोर्स कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां बिल्कुल लोगों को धोखे में रखती हैं, लोगों की इग्नोरेंस होती है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वालों के कि वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ती, और इंश्योरेंस कंपनियां भी बताना जरूरी नहीं समझती। उनको भी बताना चाहिए, बट हाँ जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस रही होंगी इंश्योरेंस पॉलिसी की, क्लेम तो आपको उसी हिसाब से मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है और आपको टाइम सही समय बताया नहीं गया, सही टर्म्स एंड कंडीशंस बताई नहीं गई, तो आप ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम भी है, हर इंश्योरेंस कंपनी का होता है, अदरवाइज ओम्बड्समैन स्कीम भी है, वहां भी जा सकते हैं। फिर आपके पास कोर्ट कचहरी का भी सिस्टम बचता है, जिसमें कि आप कंज्यूमर फोरम के पास जा सकते हैं, वहां कोई फीस नहीं लगती, सिर्फ 100 रुपए की फीस होती है, खुद भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी वकील की भी जरूरत नहीं। तो प्रोसीजर काफी है, आप एक बार पहले तो इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस रिड्रेसल यूनिट को अप्रोच करें, फिर नहीं बनता ओम्बड्समैन के पास भी जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास। वकील साहब, लेकिन ये तो आपने तब बताया कि जब ये गलत ना हो, इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस अगर बाय डिफॉल्ट नहीं पढ़े और कंपनी ने बताने की कोशिश करी, तब ये कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी आप पॉलिसी ले रहे हैं, जिससे आप पॉलिसी ले रहे हैं वही आपको धोखे में रखता है, क्लियर नहीं करता चीजें, या आपकी तरफ से गलती होगी कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि 2-3 पेज के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, मुझे लगता है कोई नहीं पढ़ता होगा उन्हें, तो आप ब्लाइंडली फेथ कर लेते हैं जो आपको पॉलिसी दे रहा है, तो उसमें गलती किसकी मानी जाएगी? जी ये गलती हमारी है अगर हम टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं। ये हमारा दायित्व है कि हम सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें। कोई भी पॉलिसी है, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ें। पहले प्रपोजल फॉर्म दिया जाता है कोई भी नई पॉलिसी लेने के लिए। प्रपोजल एडवाइजेबल यही है कि प्रपोजल फॉर्म खुद भरें। ऐसा देखा जाता है कि कंपनियां मिसगाइड नहीं करती, जो कंपनियों के एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, वो मिसगाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी पॉलिसी सेल करनी होती है। वो लोगों से जब इंटरेक्शन हुई तो उन्होंने उन्हें गलत बता दिया कि हाँ ये भी कवर्ड है, वो भी कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है, पर असलियत में ऐसा होता नहीं। ऐसे केस में 2 चीजें कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या ये चीजें कवर्ड हैं या नहीं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। दूसरा जो प्रपोजल फॉर्म है आप उसको पढ़ सकते हैं, सारी की सारी उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। फिर आप अपने एजेंट से या ब्रोकर से कह सकते हैं कि मुझे पॉलिसी वर्डिंग सिखाओ। पॉलिसी वर्डिंग क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में बनेगा।
आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एक बार पढ़ लें। कोई बहुत बड़ी उसमें लैंग्वेज होती नहीं, जो आपको नहीं समझ में आता आप ब्रोकर से पूछें, ब्रोकर का ये दायित्व है, ही इज ड्यूटी बाउंड कि वो आपको हर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सप्लेन करेगा। आपने पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़ी, आपको कुछ 2-3 क्लॉज हैं, टेक्निकल चीजें हैं, आपको नहीं समझ में आई, आप एक्सप्लेनेशन मांगिए उसके, अगर वो आपको सही एक्सप्लेन करेगा, वो क्रेडिबिलिटी है, इंश्योरेंस एजेंट की भी क्रेडिबिलिटी है। ऐसे ही एजेंट या कंपनी के पास जाएं जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। तो एडवाइसेबल यही है कि टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मेजरली बिकॉज इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वो सब कुछ पॉलिसी के डॉक्यूमेंट की जो वर्डिंग्स हैं उस पर ही डिपेंड करेगा। क्लेम उसी हिसाब से मिलेगा, कवरेज उसी हिसाब से मिलेगी। प्रीमियम आपने भर दिया, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कवरेज मिली ही नहीं तो क्लेम नहीं मिलेगा। चलिए, रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं गन्नौर से। रवि जी नमस्कार। जी मैडम। जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? मैडम हेलो जी रवि जी, अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए सबसे पहले। मैडम सवाल ये था कि यहाँ गांव विलेज नाथ नोर में ये बाल्मिक को रवि जी, हमें आपकी आवाज बिल्कुल नहीं मिल रही, हम समझ ही नहीं पा रहे आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं और टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें। मैंने ये पूछना था कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? वकील साहब, आपको समझ में आया? जी, वो मुझे क्या समझ नहीं आ रहा, एक बार फिर से रिपीट चलिए रवि जी, आप प्रोग्राम के दौरान फिर से हमें कॉल मिला सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जब भी आप हमें कॉल करें अपने टीवी की वॉल्यूम बंद रखें ताकि हम आपको और आप हमें बेहतर सुन पाए। जी जो शर्मा जी रुड़की से हमारे साथ जुड़े थे, वो उनका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, वो फिर से हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी शर्मा जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। वकील साहब, आपने ओम्बड्समैन की बात करी कि आप इधर भी जा सकते हैं, वकील हायर करें या ना करें, आप क्लेम भी कर सकते हैं। ये ओम्बड्समैन कौन होते हैं? ओम्बड्समैन एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे कि अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन भी है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी है। ओम्बड्समैन क्या हुआ, एक मीडिएटर हो गया जिसके पास आप जा सकते हैं अगर ग्रीवियंस, इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवियंस यूनिट ने आपकी ग्रीवियंस नहीं सुनी 15 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर, आपको कोई रिप्लाई नहीं किया, आपकी ग्रीवियंस नहीं सुनी, तो आप बैंकिंग इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाइए, आपकी जो ग्रीवियंसेस है रिटर्न में दीजिए। वो इंश्योरेंस कंपनी को बुलाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि बीच का रास्ता निकालें। वो उनको भी कहेंगे कि हाँ, अगर इंश्योरेंस कंपनी की कहीं पे गलती है, इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट करेंगे कि वो आपकी क्लेम दें। अगर आपके एंड पे कुछ कमी रह गई है तो वो आपको भी एडवाइस करेंगे कि आप ये चीजें, ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। ओम्बड्समैन एक्ट्स एज अ मीडिएटर, वो मीडिएटर की तरह काम करता है और एक अवार्ड पास करता है। वो अवार्ड इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर तो बाइंडिंग होता है, पर इंश्योरेंस के कस्टमर जो हम हैं वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, ये हमारे ऊपर होता है, हम उसको मानना चाहिए या ना मानना चाहिए। अगर हमें अवार्ड जो अवार्ड दिया ओम्बड्समैन ने वो हमें ठीक लगता है तो हम उसे रिटर्न में एक्सेप्टेंस दे सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि हाँ ये अवार्ड ठीक है। पर ओम्बड्समैन स्कीम की लिमिटेशन है कि ओम्बड्समैन अभी देश में सिर्फ 12 या 13 जगह सिटीज में ही बैठते हैं, जो मेजर सिटीज हैं। देश में काफी छोटे छोटे नगर हैं, शहर हैं, जहां पे उनके लिए ओम्बड्समैन तक पहुंचना दूर हो जाता है। जैसे बड़े शहर हैं, दिल्ली जैसे शहर हैं जहां मेट्रो है, यहाँ तो ओम्बड्समैन है। ग्रामीण इलाकों में ओम्बड्समैन नहीं होता। वहां रेजोल्यूशन की तरीका यही है कि कंज्यूमर फोरम में के पास जा सकते हैं, कुछ लोक अदालत होती हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, वहां जा सकते हैं, नहीं तो सिविल कोर्ट में भी आ सकते हैं क्योंकि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। तरीके काफी हैं एनफोर्स करने के लिए, बस देखिए क्या बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। जी चलिए, तो आज कानूनी पहलू में हम जिक्र कर रहे हैं बीमा पॉलिसीज या मेडिक्लेम के बारे में। अगर इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें बेधड़क कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आ गया है सरताज जिप्सम के यूज करें अपने खेत में और ये महंगी खाद से छुटकारा पाएं। अच्छी फसल है, ग्रोथ इतनी अच्छी है, ये तो हमने बड़ा लेट लगाई थी फसल
और जिसमें ये यूज किया था हमने आपका सरताज, तो बहुत बढ़िया फसल हमारी जिस हिसाब से चल रही है, तो बहुत बढ़िया फसल इसमें निकली। अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। तो लोगों को ये कहते हैं भाई जीना सीखो, और जीना क्या हंस करके जियो। दो रंगी दुनिया का नाटक देखा बड़ा अनोखा है, बच पाओगे कहाँ कहाँ तुम कदम कदम पर धोखा है। विष्णु दत्त से लेकर हलचल हरियाणवी तक का सफर कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा रहा। दरअसल गांव में मुझे हलचल हरियाणवी के नाम से नहीं जानते, और पूरे देश में विष्णु दत्त के नाम से नहीं जानते। पशुओं के थनों में दूध की मात्रा व प्रेशर बढ़ाने के लिए शतावर के मिश्रण वाली मिंजा खांड का सील बंद डिब्बा ही खरीदें। डिब्बे में बंद असली, खुली सारी नकली। एमएलए हो तो ऐसा के इसराना के 17 उम्मीदवारों में से कौन पहुंचेगा टॉप 6 में? देखिए एमएलए हो तो ऐसा, मंगलवार शाम 5:30 बजे, सिर्फ खबरें अभी तक पर। सेहत हजार नियामत, सही खान पान और सेहत का नाता, सही लाइफस्टाइल यानी अच्छी सेहत। कैसे रहें स्वस्थ? व्यायाम का साथ और हेल्थ गुरु, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ खबरें अभी तक पर। इस रविवार शाम 4 से 5 बजे हेल्थ गुरु में देखिए अस्थमा कैसे होता है जानलेवा और कैसे करें इसकी रोकथाम। 65 सालों में खूब दिखा राजनीति का खेल, सरकारें हुई हर मोर्चे पर फेल। गांव शहर बदहाल, हर आदमी का है बुरा हाल। अब और न सहेंगे हम, बदलेंगे राजनीति, बदलेंगे देश प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7:30 बजे बदलेगा देश प्रदेश, सिर्फ खबरें अभी तक पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। मैं हूं गुंजन। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है मेडिक्लेम और मोटर व्हीकल क्लेम्स जो हैं। आपके उससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेडिक्लेम की बात चल रही है। सर ये बताइए, मेडिक्लेम लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें? जी बहुत अच्छा सवाल है। मेडिक्लेम लेने से पहले हमें काफी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि हम जो पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, हमारी एक्चुअली पॉलिसी में रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ये देखना जरूरी है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसी हिसाब से पॉलिसी लें। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पॉलिसियां हो सकती हैं, उसमें उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। आप पॉलिसी पढ़िए कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, फिर आप ये देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअली। अब क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जब बात करें तो मेजरली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है हमारे जो हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स हैं, जो खर्चा है उसे वो कवर कर सके। अब हमने ये देखना है कि हमारी हॉस्पिटलाइजेशन किस तरीके की हो सकती है, हम किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। आजकल यूजुअली देखा गया है कि इंश्योरेंस कंपनियां 3 से 4 से 5 लाख तक के का ही कवरेज देती हैं। यानी कि आपको अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन हुए, आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, अगर खर्चा 5 लाख तक का है तो इंश्योरेंस कंपनी ने 5 लाख तक का दे दिया। अगर आपका खर्चा 5 से 10 लाख के बीच में आया, 15 लाख का आया, जैसे कि क्रिटिकल बीमारियां हैं, कैंसर है और उस अलग तरीके की बीमारियां हैं, 15 लाख का खर्चा आ गया, तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी सिर्फ 5 लाख तक की ही रहेगी। तो आपको यह देखना है कि आपने कितनी कवरेज लेनी है। फिर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स को कंपेयर कीजिए कि कहां आपको ज्यादा कवरेज मिल रही है, क्या क्या कवर्ड है, किस कंपनी में ज्यादा हॉस्पिटल्स कवर्ड हैं, नेटवर्क हॉस्पिटल्स जो हैं। ये जानना बड़ा जरूरी है कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स में तो कैशलेस क्लेम मिल जाता है। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे या नेटवर्क हॉस्पिटल्स में आप जिस हॉस्पिटल में गए हैं वो नेटवर्क हॉस्पिटल्स में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसमें आपको कैशलेस नहीं मिलेगा, आपको वापस क्लेम करना पड़ेगा। वो एक एडेड प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द हॉस्पिटल, जब आपने हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कैशलेस में आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो जेब से पैसे नहीं निकलते, तो एक एडवांटेज हो जाती है। फिर आपको और कई चीजें देखनी है, जैसे कि
कवरेज कितने सालों तक मिलेगी। ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप जल्दी ले लें तो आपको कवरेज दे देते हैं, पर जैसे जैसे आप वृद्ध होते जाएंगे 60-65 तक आ जाएंगे, उसके बाद कवरेज देना बंद कर देते हैं। तो जो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू हो रही है तो पहले से ही आप उसमें क्लैरिटी लें कि आपको कितने सालों तक कवरेज मिलेगी, क्या क्या डिजीजेस कवर होंगे। कुछ डिजीजेस शुरू में कवर नहीं होते, क्रिटिकल इलनेस है या कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है, वो आपको पहले ईयर से कवर नहीं करती कुछ कंपनियां। तो आप ऐसे प्रोडक्ट लीजिए जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा डिजीजेस पहले ईयर में ही कवर हो जाएं। फिर आपको देखना है एक्सक्लूजन लिस्ट देखनी है कि ऐसे कौन सी बीमारियां हैं जिनकी कवरेज इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी में नहीं दे रही। वकील साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है मोनिका, उनकी पहले बात सुन लेते हैं फिर आपसे पूछेंगे। मोनिका, वेलकम। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि और आप देखिए कि किस तरीके की आपकी कवरेज है, कितनी उम्र तक आपको पॉलिसी मिलेगी, और फिर आपने ये देखना है कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स यूजुअली कवर्ड नहीं होते राइट फ्रॉम द वर्ड गो, यानी कि फर्स्ट ईयर में मैटरनिटी बेनिफिट नहीं देती यूजुअली ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां, वो आपको या तो कोई दूसरे साल में या तीसरे साल में देती हैं। यानी इसका मतलब हुआ अगर आपकी पॉलिसी चल रही है, कॉन्टिन्यूड है, फर्स्ट ईयर में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेकंड ईयर में नहीं मिलेगा, यानी थर्ड या फोर्थ ईयर में ही आपको मैटरनिटी बेनिफिट की कवरेज मिलेगी। तो ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें फर्स्ट ईयर से ही कवर्ड हो। कुछ एक्सक्लूजन लिस्ट की मैं बात कर रहा था, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम इस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं करेंगे। ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा बीमारियां कवर्ड हों। तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए, पूरा डॉक्यूमेंट पढ़िए, प्रपोजल फॉर्म सारा पढ़िए और उसी के बाद ही पॉलिसी लीजिए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी है, उसके बाद वो पॉलिसी ले रहा है, तो फिर पॉलिसी में क्या प्रावधान होते हैं? यूजुअली ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज जो एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं उसे कवर नहीं करती। ज्यादातर केसेस में, हेल्थ इंश्योरेंस के केसेस में स्पेशली, आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है देखने के लिए कि आपको क्या क्या एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं। अगर जो बीमारियां आपको एग्जिस्टिंग हैं वो कवर नहीं की जाती, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फिर फोर्थ ईयर में उनको कवर माना जाता है कि वो कवर्ड है। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है तो पहली पॉलिसी ईयर में अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो गई उस एग्जिस्टिंग डिजीज की वजह से, वो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड नहीं होगी, खर्चा आपको ही उठाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी बार बार रिन्यू हो रही है, आप रिन्यू करवा रहे हैं, फर्स्ट ईयर आ गया, सेकंड रिन्यूअल ईयर आ गया, थर्ड रिन्यूअल ईयर आ गया, तो धीरे धीरे हर इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स में अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि वो अलग अलग बीमारियों को इंक्लूड करते जाते हैं। वो एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं मानी जाती अगर आपको फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी 3 या 4 साल तक अगर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी तो वो एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं माने जाते, फिर वो धीरे धीरे कवर हो जाती हैं। पर हाँ, ये सब कुछ इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, जो मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, उसमें क्लियरली डिफाइंड होता है, तो उसे पढ़िए और जितनी ज्यादा कवरेज जितनी जल्दी से जल्दी मिल सके वो लीजिए। जी, आपने बताया कि मेडिक्लेम कैशलेस भी होते हैं कि आपको एट द टाइम जब आप भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में तो आपको नहीं पे करना पड़ता। बेटर कौन सा रहता है वकील साहब? वैसे तो हमें अच्छा लगता है कि वही पेमेंट नहीं निकली आपकी जेब से, लेकिन बेटर फिर भी कौन सा है दोनों में से? बेटर वही है, जैसे कि आपने कहा, बेटर वही है जिसमें पेमेंट अपनी जेब से नहीं निकली। उसकी एडवांटेज क्या है? जिस टाइम इंसान अपने किसी रिलेटिव को, घर वाले को, घर के लोगों को जब हॉस्पिटल अगर भर्ती कराना भी पड़ गया तो उस टाइम आदमी वैसे ही टेंशन में होता है, जरूरी नहीं कि उसके पास कैश जेब में हो भी सही। कैशलेस में एडवांटेज होती है, हर ज्यादातर नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कैशलेस डेस्क होते हैं, टीपीए डेस्क होते हैं। वहां जाइए, वहां बताइए अपना, आपको इंश्योरेंस कंपनी जो भी आपको कार्ड देती है, ई कार्ड देती है या फिजिकल कार्ड देती है, उसे आप मेडिक्लेम कार्ड को ले जाके उस काउंटर पे दीजिए। वो वेरिफिकेशन करने के बाद अलाउ कर देते हैं और आपका मेडिकल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। उसमें आपको जेब से एक पैसा नहीं देना, आपको हॉस्पिटल में जाके पहले 10,000 20,000 जमा नहीं कराने, जो कि यूजुअली अलग वैसे होता है कि आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल कहेगा कि 10,000 जमा कराओ, 20,000 जमा कराओ, तभी इलाज शुरू करेंगे। तो कैशलेस में एडवांटेज ये है कि आपको पैसा इनिशियली जमा नहीं कराना और उसके बाद सब वेरिफिकेशन टीपीए डेस्क ऑटोमेटिकली ही करता रहता है। आपसे जो सिग्नेचर कराने होंगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो लेंगे, बाकी पैसा जेब से नहीं जाता। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं गए और ऐसा कोई क्लेम है जो कैशलेस नहीं है, उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि आपको सारा पैसा इनिशियली अपनी जेब से ही लगाना पड़ेगा। जितनी भी बीमारियां हैं, जितने टेस्ट हुए, जो भी चीजें हुई, हॉस्पिटलाइजेशन, रूम रेंट, व्हाटएवर इट इज, आप पहले अपनी जेब से आप पैसा लगाएंगे, उसके बाद आप क्लेम को रिम्बर्स करवाएंगे। रिम्बर्समेंट में 30 दिन लग गए, 50 दिन लग गए, 60 दिन लग गए, कोई दिक्कत भी आ गई, फिर आप कोर्ट कचहरी जाएंगे। तो एडवांटेजेस रहता है कैशलेस क्लेम। कैशलेस क्लेम, जी।
चलिए, सत्यनारायण जी जुड़ गए हमारे साथ हिसार से। नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं पूछना चाह रहा था, मैं एक अनपढ़ आदमी जी, टाटा लाइट वाले ने मेरे को चक्कर में डाल दिया। हेलो जी सत्यनारायण जी पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछ रहा था, मैं इंश्योरेंस से वो इसने कहा था मैं मार्केट में पैसा लगाना है, मैं आपका इंश्योरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, मेरे को चक्कर में डाल के 10,000 रुपया ले लिए उसने। जी, और 10,000 रुपया लेकर के फिर दूसरा मेरा बीबी का भी कर दिया। वो भी घर चला गया, फिर उसने बोल दिया साल में एक बार देना आपको। जी, तो साल में तो दिया नहीं, फिर छठे महीना की बोलता है छठे महीना देना पड़ेगा, साल का नहीं है। और छठे महीने फिर नहीं दिया उन्होंने, 10 करके फिर बोले आपको पैसा ऐसे डूब जाएगा, फिर भरना पड़ेगा आपको। मेरी बाजू टूट गई, मेरी वाइफ की टूट गई मोटरसाइकिल में, अब वो पर पैसा भर नहीं पाए, अब उसने जो है ना उठा करके पॉलिसी बंद कर दी। जी, इसके बारे में पूछा था। जी देखिए ऐसे है, जहां तक बात है, वजीर साहब हम चाहते हैं एक बार आप प्रश्न भी दोहरा दें, क्योंकि हमें बिल्कुल समझ नहीं आया कि सत्यनारायण जी क्या पूछ रहे हैं। जहां तक मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूं, यही इनका प्रश्न शायद यही है, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं सत्यनारायण जी, कि आपसे इंश्योरेंस एजेंट ने कहा कि भाई 10,000 रुपए आपको सालाना देने हैं या पॉलिसी की है, तो आपने एक बार जमा करा दिए और उसके बाद में शायद जमा नहीं कराया आपने, और उसकी वजह से पॉलिसी लैप्स हो गई और आपको बेनिफिट नहीं मिला। हाँ जी, तो ऐसा है कि हर पॉलिसी में एक ईयरली आपको पैसे भरने पड़ते हैं। कोई भी आपने पॉलिसी ली, कुछ पॉलिसीज वन टाइम हो सकती हैं, कुछ पॉलिसीज ईयरली हो सकती हैं, कुछ पॉलिसीज मंथली भी हो सकती हैं, तो डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस। अब ये ठीक है कि आपका इंश्योरेंस एजेंट है, उसे आपको सब कुछ क्लियरली बताना चाहिए। अब जैसे कि आपने कहा कि आप पढ़ लिख नहीं सकते, तो ऐसे केसेस में ऐसे किसी व्यक्ति की राय जरूर ले लेनी चाहिए जो कि पढ़ा लिखा हो, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट का काम तो है वो अपनी पॉलिसी बेचने आया है, वो कुछ भी आपको बता जाएगा, और उसने आपका एडवांटेज उठाया कि आप पढ़ लिख नहीं सकते, आपको समझ तो आया नहीं, तो इसलिए उसने कोशिश की कि भाई कुछ भी बोल दो इन्हें। वैसे तो इंश्योरेंस एजेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। IRDA की गाइडलाइंस हैं कि इंश्योरेंस एजेंट या ब्रोकर अगर आपको गलत इंफॉर्मेशन देता है तो उसका लाइसेंस छीन लेते हैं और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अलबत्ता अगर हम बात करें पॉलिसी की, जैसे अगर पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई, आपको या तो मंथली प्रीमियम भरना था या ईयरली प्रीमियम भरना था, अगर आपने नहीं भरा तो देखिए पॉलिसी तो लैप्स हो ही जाएगी। पॉलिसी की टर्म्स होती हैं कि आपको ईयरली या मंथली जो भी रिन्यूअल पीरियड है, आपको बकायदा 10-10 हजार रुपए जो भी है, जो भी अमाउंट हो, आपको भरते रहना है, तभी पॉलिसी कायम रहेगी। अगर आपने 10,000 रुपए भर दिए और आगे नहीं भरे तो पॉलिसी खत्म हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि आपके 10,000 रुपए गायब हो गए या उन्होंने जब्त कर लिए। आप क्लेम मांग सकते हैं कि नहीं मैं नहीं भर पाया बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजंस, मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ भी थी, मेरी कंडीशंस ऐसी नहीं थी। आप इंश्योरेंस कंपनी से अपने 10,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो उसमें कुछ पेनल्टी काट लें, कुछ स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस होते हैं और भी कुछ चार्जेस होते हैं, वो काट सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपके 10 के 10,000 रुपए चले गए। उसमें आप हो सकता है 1,000-2,000 रुपए की पेनल्टी काट के 8,000 रुपए वापस भी मिल जाएंगे आपको। आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए डायरेक्टली और अपने पैसे वापस क्लेम कीजिए। जी चलिए, हमें उम्मीद है सत्यनारायण जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आज कानूनी पहलू में हम बात कर रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस की। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के तहत क्या क्या क्लेम्स आते हैं, अगर उससे कोई दिक्कत है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। एक थन में दूध कम आना, छितरे आना, अचानक थन का रुक जाना, गांठ, बत्ती, सोजिश आदि रोगों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार के आयुष विभाग द्वारा प्रमाणित फॉर्मूले पर आधारित थन सेफ का ही प्रयोग करें। तो लोगों को ये कहते हैं भाई जीना सीखो, और जीना क्या हंस करके जियो। दो रंगी दुनिया का नाटक देखा बड़ा अनोखा है, बच पाओगे कहां कहां तुम कदम कदम पर धोखा है। विष्णु दत्त से लेकर हलचल हरियाणवी तक का सफर कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा रहा। दरअसल गांव में मुझे हलचल हरियाणवी के नाम से नहीं जानते और पूरे देश में विष्णु दत्त के नाम से नहीं जानते। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आ गया है सरताज जिप्सम। जिप्सम का हमें इसका मतलब बहुत फायदा हुआ है। इसमें पौधा भी कम पानी लेता है और
पानी भी साफ खड़ा है। मैं किसानों को यही कहूंगा जी, मतलब सरताज इजिप्शियन डालो, इसमें मतलब फायदा है। अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800-180-2110। एमएलए हो तो ऐसा के इसराना के 17 उम्मीदवारों में से कौन पहुंचेगा टॉप 6 में? देखिए एमएलए हो तो ऐसा, मंगलवार शाम 5:30 बजे, सिर्फ खबरें अभी तक पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। मैं हूं गुंजन और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है मेडिक्लेम इंश्योरेंस के बारे में, और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में भी हम बात करेंगे, उससे जुड़े क्लेम्स और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई भी सवाल हो व्हीकल इंश्योरेंस से लेकर भी आपके, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेडिक्लेम की हम बात कर रहे थे। वकील साहब, आपने बताया कि अगर कैशलेस आपने मेडिक्लेम ले लिया जी, और आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती हो गए जो उनके नेटवर्क क्षेत्र में नहीं आता जी, तो क्या फिर पैसे देने पड़ेंगे? जी, जैसे कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, हर इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे या नेटवर्क लिस्ट होती है उनके पास, उस पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं। हर शहर में उन्होंने टाई अप किया होता है काफी सारे हॉस्पिटल्स के साथ। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर इंश्योरेंस कंपनी का हर हॉस्पिटल के साथ टाई अप हो, तो आपको यह देखना जरूरी है जिस हॉस्पिटल में आप इलाज कराना चाहते हैं, या आपको लगता है इन केस ऑफ कंटिजेंसी अगर ऐसी कोई जरूरत पड़े तो आप जिस हॉस्पिटल में ले जाएंगे, आपके शहर में जो हॉस्पिटल है अच्छा हॉस्पिटल है, आप पहले देखें आप जिस इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले रहे हैं क्या वो हॉस्पिटल उनके नेटवर्क पैनल पे लिस्टेड है या नहीं। नेटवर्क पैनल पे लिस्टेड होने का एडवांटेज ये है कि आप कैशलेस ले सकेंगे, और ऐसी प्रॉब्लम के केस में जब आप कोई बीमार है या घर का किसी व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ गया तो आपकी जेब से पैसे नहीं जाएंगे। अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो नेटवर्क लिस्ट में नहीं है, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा कराने पड़ेंगे, उसके बाद आपको पैसा रिइंबर्स होगा। ऐसे केसेस में कई बार बहुत दिक्कत आती है। जो इंश्योरेंस कंपनी है या टीपीए है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, वो कई तरीके के ऑब्जेक्शन रेज कर देता है। वो कहता है कि हमारा टाई अप नहीं है, ये क्लेम ठीक नहीं है, फ्रिवलेस क्लेम है, इसमें कई एक्स्ट्रा चीज, आपका इलाज ऐसा कर दिया, आपको तो हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं थी, एक्सक्लूजन लिस्ट में थी, 10 तरीके के ऑब्जेक्शन ले आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे हॉस्पिटल में इलाज कराएं जो कि नेटवर्क लिस्ट में हो और आपको कैशलेस का बेनिफिट मिले। जी, चलिए गुड़गांव से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। जी आप अपना नाम बताइए। एस मोरवाल। जी मोरवाल साहब, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। ऐसे मैडम, मैं अभी आपकी देख रहा मैं हेल्थ क्लेम के बारे में बता रहा था जी, और इसमें ये क्वेश्चन है जब ये बता रहे थे ना, और कल हेल्थ केयर से लेके कोशिश में एडवांस पैसा देना नहीं, तो लेकिन अभी मेरा पिछले 2 महीने में मेरा बेटा बीमार हो गया था जी, तो उन्होंने मेरे से 10 साल से पहले एडवांस ले लिया जी, तो हालांकि उन्हें रिफंड तो कर दिया हो, अरे मैं जानता हॉस्पिटल में करवा था जी, फिर तो पैसे तो हालांकि रिफंड कर दिया, लेकिन जैसे सर अभी आप कह रहे थे ना कि ये पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है जी जी, और उन्होंने बगैर पैसे जमा कराए हुए ट्रीटमेंट शुरू किया नहीं उन्होंने जी। ऐसा इस केस में देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में गए। अगर वो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल्स में है तो आप अपना वहां जाके अपना जो आईडी कार्ड है जो आपको मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, वहां जाके आप दिखाइए। वहां आपको डायरेक्ट करेंगे टीपीए डेस्क पे। हर हॉस्पिटल में टीपीए डेस्क होता है, कैशलेस इंश्योरेंस का एक काउंटर बना होता है। वहां आप जाइए, अपनी पॉलिसी लेके जाइए, अपना कार्ड दीजिए, उस पर कार्ड आपका कार्ड नंबर होता है। वो वहां से अप्रूवल करते ही हॉस्पिटल को कह देते हॉस्पिटल को कह देते हैं कि आप इलाज शुरू कीजिए। अगर किसी वजह से आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई तो हो सकता है हॉस्पिटल आपको कहे कि आप पैसे जमा कराइए, पर उन्होंने हॉस्पिटल ने बिल्कुल ठीक किया कि आपके पैसे रिफंड कर दिए। अब देखिए, यही हो सकता है, इलाज बहुत जरूरी होता है ऐसे समय पे, तो अगर आपको कैशलेस क्लेम नहीं भी मिल रहा है तो भी आप पैसे तो जमा कराएंगे ही। आइडली जो प्रोसीजर है, टीपीए डेस्क बने होते हैं, काउंटर बने होते हैं कैशलेस वाले, आप वहां जाके अगर दिखाते हैं तो जरूरत यूजुअली नहीं पड़ती। वन ऑफ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार आपने 5-10 हजार रुपए जमा करा दिए तो वो रिफंड हो जाते हैं, वो आपके साथ हुआ भी है, पर ज्यादातर यूजुअली केसेस में पैसे लोगों को जमा नहीं कराने पड़ते। जी, चलिए विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से। विजय जी नमस्कार। विजय जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
चलिए, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। हम बात कर रहे थे एक पॉलिसी टर्म में आप कितनी बार क्लेम कर सकते हैं? यूजुअली ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पॉलिसी टर्म में एक ही बार कर सकते हैं या बार बार कर सकते हैं। जो क्वेश्चन, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो है कवरेज। अगर आपको 5 लाख तक की कवरेज है, एक आपने पॉलिसी ली, उसमें आपको 5 लाख की कवरेज मिली और आपने अगर क्लेम ले लिया दूसरे महीने में ही आपको 3 लाख का आपने क्लेम ले लिया, तो बाकी अगर आपने दूसरे महीने में क्लेम ले लिया, बाकी 10 महीने के लिए आपको 2 लाख की कवरेज रहेगी। उसमें आप 10 क्लेम भी ले सकते हैं, पर जो मैक्सिमम आपको लिमिट मिलेगी कवरेज की, वो टोटल इंश्योरेंस अमाउंट ही मिलेगा जो कवरेज इनिशियली मिली थी। यानी कि अगर आपने 3 लाख का पहले क्लेम ले लिया, तो उसके बाद जो बाकी 10 महीने के लिए आपको कवरेज सिर्फ 2 लाख की रह गई। मान लीजिए तीसरे चौथे महीने में आपको फिर से क्लेम लेना पड़ गया और बाकी 2 लाख भी आपने यूटिलाइज कर लिए, तो बाकी अगर जो बाकी 6 महीने बचे उसमें आपकी पॉलिसी में कुछ 1 रुपया भी नहीं बचा, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो टोटल क्लेम अवेलेबल इज जितना आपने कवरेज ऑप्ट की है। और अगर मान लीजिए आपने एक बार क्लेम कर दिया तो फिर पॉलिसी चालू रहती है या बंद हो जाती है? पॉलिसी चालू रहती है सब्जेक्ट टू कि अगर आपने जो आपकी कवरेज थी सारा अमाउंट आपने यूटिलाइज नहीं कर लिया। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, 5 लाख की कवरेज थी, 3 लाख आपने यूज कर लिए, 3 लाख का क्लेम ले लिया, तो 2 लाख के लिए कवरेज चालू रहेगी, पॉलिसी बंद नहीं होगी। जी। अच्छा, एक बार मान लीजिए आपने पॉलिसी कवरेज फाइल कर दिया, तो आपने कहा कि पॉलिसी चालू रहती है उसके बाद, लेकिन क्या डिक्लाइन भी कर सकती है बीमा कंपनी किसी तरह कभी पॉलिसी का क्लेम? डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है आपकी पॉलिसी में। अगर कोई ऐसी डिजीज के लिए आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई है जो कवरेज नहीं है, तो जरूर डिनाई करेंगे। अगर ऐसा यूजुअली हर पॉलिसी के, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपकी 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होती है। अगर आपकी 24 घंटे की मैंडेटरी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है तो भी डिनाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कुछ एक्सक्लूजन लिस्ट होती है कुछ बीमारियों की, वो कवरेज में नहीं आती तो भी डिक्लाइन कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी पड़ेगी पॉलिसी की, पॉलिसी डॉक्यूमेंट की। उसमें सब लिखा रहता है कि क्या कवर है, क्या कवर्ड है, क्या क्या नहीं है, उसी के हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी में लिखा है कि ये सब कुछ कवर्ड है फिर भी आपको क्लेम नहीं देते, तो जैसा कि मैंने कहा बहुत सारी ऑप्शंस है रेजोल्यूशन की। ग्रीवेंस यूनिट के पास जा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम को अप्रोच कर सकते हैं, लोक अदालत में जा सकते हैं। परमानेंट लोक अदालत भी आजकल लगाई जाती हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए। वहां इंश्योरेंस की से रिलेटेड भी कंप्लेंट का एडजुडिकेशन हो जाता है और बहुत ही जल्दी हो जाता है, 2 से 3 महीने में हो जाता है। अदरवाइज सिविल कोर्ट में भी आ सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस की एनफोर्समेंट के लिए आ सकते हैं। ऑप्शंस बहुत है, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। जी चलिए, एक कॉलर हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ गए हैं, मिस्टर कपूर हैं, वेलकम। कपूर जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? मैं ये कह रहा हूँ कि कपूर गुड़गांव से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने 3-4 साल पहले आईसीआई लोम्बार्ड से मेडिकल पॉलिसी करवाई थी जी। तो उस एजेंट ने मेरी पॉलिसी कर दी एक। 15 दिन बाद एक एजेंट का फोन आया कि आपकी पॉलिसी करनी है कि मैंने कहा भी आपको कहा था कर दी, तो भी उसने कर दी। तीसरी बार एक और एजेंट ने आया तो तीसरी बार मेरे एक नाम की 3 पॉलिसी कर दी उन्होंने आईसीआई लोम्बार्ड से जी। और मेरे पैसे जो करते रहे वो मेरे क्रेडिट कार्ड, आईसीआई क्रेडिट कार्ड के थ्रू था जी। तो क्रेडिट कार्ड में हर बार आता रहा, तो मुझे जैसे पहले स्टेटमेंट में आया एक नंबर की एक कपूर थी, और दूसरी बार आया फिर 2 इंस्टॉलमेंट की, तीसरी बार आया 3, तो मैं उसको पढ़ नहीं सका, मुझे टाइम नहीं मिला ऑफिस बिजी। तो एक दिन मैंने वो देख ली जी। तो वहां से कॉल आई कि आपके, मैंने देखा तो मेरे नाम तीन जगह है पॉलिसी सेम कंपनी में, आईसीआईसी में। सेम कंपनी में जी। जी। तो अब क्या करूं, कंप्लेन करूं? तो इन द मीन टाइम आईसीआई बैंक जो मेरे क्रेडिट कार्ड वाले थे जी। उनका एक लेटर आया कि आपका जो ये पॉलिसी की है क्या एजेंट से कंसल्ट करके हुई है या नहीं जी। तो मैं तो ये सोच ही रहा था कि क्या करूं, बाय द वे उनका लेटर ही आया तो मैंने उनको मेल कर दिया कि मेरी जो पॉलिसी ये कर रखी है आपने, 3 पॉलिसियां गलत हो गई हैं, एजेंट ने धोखे से की हैं और मेरी ये पॉलिसियां जो है वो कैंसिल कर दो, आई एम नॉट गोइंग टू पे सिंगल रुपीज फर्दर जी। तो वो कैंसिल हो गया। अब मुझे आईसीआई बैंक वाले एक एजेंट फिर आया, कह रहा एक मैनेजर उनका आया जी कि आपकी ये चौथी जो है इंस्टॉलमेंट है, तो मैंने कहा भी मैं तो इसको कैंसिल कर चुका हूं। तो उसने कहा कि आप ये इंस्टॉलमेंट आ चुकी है,
इस इंस्टॉलमेंट की पेमेंट आप कर दीजिए और अगली 5 इंस्टॉलमेंट आपने 8-8 हजार की दी है, 34-35 दी चुकी है, ये आपके क्रेडिट कार्ड में वापस रिफंड हो जाएगा। तो मैंने ईमेल की कॉपी और उनकी सारी कॉपी उनको दे दी, लेकिन उसके बाद फिर नहीं आया, तो फिर अगली 5वीं इंस्टॉलमेंट फिर आ गई, तो फिर मैंने उनको नहीं दिया। अब मैंने नहीं दिया तो मैंने आईसीआई वालों को बोला कि रिफंड करो, तो आईसीआई का पैसा जो है वो तो मेरे क्रेडिट कार्ड में जा चुका है, 40 हजार के आसपास जा चुका है। अभी वो क्या डिमांड आईसीआई बैंक वाले कर रहे हैं कि हमने जो आपकी पॉलिसी की थी, पैसा जमा कराया था, उसको आप पैसा रिफंड करो। तो मैं तो उनको रिफंड नहीं कर रहा, मैंने कहा भाई आई एम नॉट गोइंग टू पे, मैंने मेल कर दिया है, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए। तो इसका वो बार बार बैंक में हर 6 महीने बाद आईसीआई वाले फोन कर देते हैं। आप एक बात बताइए, जो आपने पॉलिसी ली थी, क्या ये फोन पे ली थी? आपको फोन करके आपको पॉलिसी दी गई थी? करके पॉलिसी दी गई थी, मेरे नाम की 3 पॉलिसियां बन गई। मतलब टेलीफोन पे आपको एजेंट ने फोन किया कि आपको पॉलिसी दे रहे हैं और आपको पॉलिसी दे दी? हाँ, दे दी। तो देखिए इसमें वैसे तो एडवाइजेबल ये होता है कि कभी भी आपने अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो ब्रोकर से फेस टू फेस मीटिंग करें और उसके बाद ही पॉलिसी लें। पर जैसे कि आपने बताया कि आपके साथ ऐसा हो गया, फ्रॉड हो गया, ये होता क्या है कि कई अलग अलग ब्रोकर बैठे होते हैं, उन्होंने अपने कई सारे एजेंट बिठा दिए होते हैं, टेलीकॉलर्स बिठा रखे होते हैं, बार बार फोन करते रहते हैं और फोन पे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर ले लिया और आपकी बार बार पॉलिसीज इशू कर दी। आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने जो आईसीआईसीआई को बताया, उनको ईमेल लिखी कि आपके साथ ऐसा धोखा हो गया है। आप ऐसा कीजिए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के ग्रीवियंस यूनिट के पास जाइए, जो भी आपके सिटी में लोकल, जैसे गुड़गांव से आप बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से सेक्टर 14 में ऑफिस है इनका, तो आप जाके इनसे बात कर सकते हैं। इनके ग्रीवियंस यूनिट से बात कीजिए और इन्हें एक रिटर्न में एक एप्लीकेशन दीजिए कि आपके साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है और आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लिया, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे भी इनके पास मिल गया और आपको एक ही साल में 3-3 पॉलिसियां इशू कर दी, 3-3, 4-4 पॉलिसियां इशू कर दी, तो जरूर वो कैंसिल करेंगे। अगर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वाले आपकी बात नहीं सुनते हैं, इनका दिल्ली में भी एक रीजनल ऑफिस होगा, वहां भी आप एक बार इनको कंप्लेंट दे दें। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, दिल्ली में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, तो वहां जा सकते हैं और ये जो फ्रॉड इन्होंने आपके साथ किया है इसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। ओम्बड्समैन इनके आईसीआईसीआई के अगेंस्ट भी एक्शन लेगा और आपके पैसे भी रिफंड कराएगा। इवन अदरवाइज वहां भी बात नहीं बनती है तो गुड़गांव में पब्लिक यूटिलिटी लोक अदालत है, जिसमें कि इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स का बहुत ही जल्दी निपटारा हो जाता है, तो लोक अदालत के पास जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम के पास जा सकते हैं, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी आप आईसीआईसीआई के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं कि एक ही साल में आपको 3-3 पॉलिसियां इशू कर दी। तो ऑप्शंस काफी सारी हैं, बट मेरा एडवाइस यही होगा कि पहले आप कंपनी के ऑफिस जाएं, ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर और उनके उस यूनिट में जो भी कंसर्न ऑफिसर है उनसे मिले। दिल्ली में एक बार ओम्बड्समैन में एप्लीकेशन देके देख ले, नहीं बनता तो कोर्ट से आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। जी चलिए कपूर साहब, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नीलम हमारे साथ पानीपत से जुड़ गई है। नीलम जी वेलकम। चलिए लगा संपर्क टूट गया। खैर, हमने बात करी मेडिक्लेम की। वकील साहब, हम अपने दर्शकों को यह भी दिखाना चाहते हैं कि मोटर व्हीकल इंश्योरेंस और उससे जुड़े क्लेम्स क्या होते हैं, तो आप एक रिपोर्ट देखिए। वाहन खरीदते हैं, चाहे दुपहिया हो या फिर चौपहिया, तो आपके पास वाहन का बीमा कवर होना चाहिए। इतना ही नहीं, एक बार इस कवर को लिए जाने के बाद जरूरी ये भी है कि आप इसे सही वक्त पे दोबारा रिन्यू कराते रहें। ज्यादातर यही मानते हैं कि बीमा से फायदा यही होगा कि गाड़ी की दुर्घटना होने या खराब होने की स्थिति में इस बीमा कवर का लाभ उठाया जा सकेगा। वाहन का बीमा न कराने से वाहन मालिक को न सिर्फ आर्थिक क्षति होगी, बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मोटर बीमा के तहत 3 तरह के कवर मिलते हैं: गाड़ी के चोरी या फिर क्षति का, चालक और यात्री की दुर्घटना का और थर्ड पार्टी बीमा। पहले और दूसरे किस्म के बीमा का सेटलमेंट बीमा लेने वाले व्यक्ति और देने वाली कंपनी के बीच होता है, जबकि थर्ड पार्टी बीमा का क्लेम पाना एक कानूनी प्रक्रिया है और पीड़ित को इसे हर्जाने के रूप में कोर्ट से प्राप्त करना होता है। जितना आसान बीमा खरीदना है, उतना ही मुश्किल होता है उसे क्लेम करना। पिछले कुछ सालों में कैशलेस सेवा के आ जाने से ग्राहकों को राहत जरूर पहुंची है। क्लेम दोनों पक्षों के बीच एक कानूनी प्रक्रिया होती है। इस स्थिति में आपको निम्न बातों का ख्याल रखना चाहिए। दुर्घटना के बाद जल्दी से जल्दी बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को इसकी सूचना दें। उससे जानकारी लें कि क्लेम की प्राप्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। आपकी बीमा कंपनी आपसे क्षति का प्रमाण जैसे मेडिकल या फिर वाहन रिपेयरिंग का बिल या फिर पुलिस रिपोर्ट मांग सकती है। बीमा कंपनी को क्लेम की प्रक्रिया के लिए पूरी सूचना दें। उन सभी खर्चों का रिकॉर्ड रखें जिसे बीमा कंपनी से प्राप्त करना है। ये भी जरूरी है कि आप दस्तावेजों की एक प्रति खुद के पास भी रखें।
दुर्घटना स्थल के नजदीक चिकित्सालय से सहायता लें और वहां की पुलिस सेवा को भी इसकी सूचना दें। इसकी जरूरत क्लेम के लिए पड़ेगी। वाहन को और क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उपाय करें। बीमा कंपनी संभवतः वाहन रिपेयरिंग से पहले उसकी जांच कराना चाहेगी। क्यों मंजूर नहीं होता क्लेम? ऐसा भी होता है कि कई बार क्लेम मंजूरी नहीं मिल पाए। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे क्लेम पॉलिसी कवरेज के दायरे से बाहर हो, कोई एक्सक्लूजन हो, आग्रह में सूचना पूरी नहीं उपलब्ध कराई गई हो। क्लेम को इसलिए भी नामंजूर किया जा सकता है यदि दुर्घटना के लिए पूरा या फिर अधिकांश तौर पर चालक जिम्मेदार हो, अगर बीमा कंपनी को दी जा रही सूचना झूठी हो, अगर पॉलिसी सामान्य निजी कार के नाम पर ली गई हो और उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा हो, या फिर आपके पास वाहन में लगी चीजों जिनकी चोरी हो जाए या क्षति हो की रसीद न हो। क्लेम करते समय बरतें सावधानी। पहली, फाइन प्रिंट को पढ़ें। बेहतर यही है कि बीमा की में ही क्लेम प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली जानी चाहिए, ताकि भविष्य में क्लेम करने के दौरान अफरा तफरी ना हो। अगर ऐसा नहीं भी किया गया हो तो क्लेम के लिए आग्रह करते वक्त फॉर्म को अच्छे से पढ़ें। दूसरा, दस्तावेजों को रखें तैयार। क्लेम की जानकारी के लिए जब आप बीमा कंपनियों की हेल्पलाइन को फोन करेंगे तो वो आपसे पॉलिसी नंबर या फिर मेंबरशिप आईडी नंबर, घटना की समूची जानकारी, उसकी तिथि, समय और जगह की जानकारी लेंगी। इसके अलावा इस घटना की क्षति से एक मोटा मोटा आंकलन भी उन्हें बताना होगा। ऐसे में जो व्यक्ति सेटलमेंट चाहते हैं उन्हें इन सभी दस्तावेजों के साथ तैयार रहना होगा। सही समय पर सूचना दें। बीमा कंपनी को सही समय पर घटना की सूचना दें। गाड़ी का कैशलेस क्लेम ना हो तो सारे बिल सावधानी से रखें। ड्राइविंग इतिहास अच्छा रखें। बीमा कंपनियां प्रीमियम तय करते वक्त ये भी देखती हैं कि आखिर वाहन ड्राइविंग कौन कर रहा था, पुरुष या फिर विवाहित या अविवाहित, युवा या वयस्क। कई ड्राइवर्स से वाहन न चलवाएं। वाहन के लिए अधिक ड्राइवर्स के होने का मतलब होगा अधिक प्रीमियम। कम हाथों से चली गाड़ी की बीमा का प्रीमियम भी कम होगा। तो आपने देखा कि क्या होता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, लेकिन उससे जुड़े जब क्लेम हम लेना चाहते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वकील साहब, सबसे पहले बताइए कि कुछ पॉलिसीज ऑनलाइन भी बिकती हैं, क्या उन्हें खरीदना सेफ? जी बिल्कुल सेफ है। आजकल ज्यादातर पॉलिसीज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकते हैं, बट हाँ टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ लीजिए। जब आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीद रहे हैं तो आपको पॉलिसी वर्डिंग्स भी ऑनलाइन वेबसाइट पे ही अवेलेबल होती हैं। आप पॉलिसी वर्डिंग्स को डाउनलोड कर लीजिए। आप ये पढ़ लीजिए कि आपको क्या क्या कवरेज मिल रही है, आपने जो प्रीमियम दिया आपको कवरेज क्या मिल रही है, क्या एक्सक्लूजन है, क्या क्या कवर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए नेचुरल कैलामिटी से कोई डैमेज हो गया तो कवर नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दूंगा, अमरनाथ उधर के बद्रीनाथ में जो अभी प्रॉब्लम हुई थी, वहां नेचुरल कैलामिटी की वजह से कई व्हीकल्स डैमेज हो गए थे, तो उसमें उन्हें क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज कई बार कवर नहीं होती। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, वर्डिंग्स डाउनलोड करके पढ़ लीजिए क्या क्या आपको कवरेज मिल रही है। तो ऑनलाइन पॉलिसीज खरीदिए, ठीक होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें नो क्लेम बोनस क्या चीज होती है? नो क्लेम बोनस वो बोनस है अगर आपने किसी भी पॉलिसी टर्म में क्लेम नहीं लिया तो इंश्योरेंस कंपनी को एडवांटेज है कि आपने क्लेम नहीं लिया, प्रीमियम तो आपने दे दिया था, तो उसके एवज में आपको बोनस देती है ओन डैमेज प्रीमियम पे, जो कि यूजुअली एक पॉलिसी टर्म में 20% ऑफ ओन डैमेज प्रीमियम मिलता है। यानी कि जब आप दूसरी बार रिन्यूअल कराने जाएंगे अपनी मोटर व्हीकल पॉलिसी को और आपने फर्स्ट ईयर में कोई क्लेम नहीं लिया तो ओन डैमेज जो ओडी प्रीमियम होता है उस पर आपको वो 20% का डिस्काउंट देंगे। नो क्लेम बोनस जो है मैक्सिमम आपको 50% तक मिल सकता है। पहले साल में 20% आपको एक्रू हो गया, अगर आपने दूसरे साल में भी क्लेम कोई नहीं लिया तो वो आपका 40% हो जाएगा। तो उस तरीके से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ओडी जो आपको प्रीमियम ओडी प्रीमियम जो आप भरते हैं उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जी वकील साहब, मान लीजिए कोई अपनी इंश्योरेंस कंपनी चेंज करना चाहता हो तो ये नो क्लेम बोनस भी माइग्रेट हो जाता है क्या? जी बहुत अच्छा सवाल है। ये जो नो क्लेम बोनस या एनसीबी है ये व्हीकल को नहीं मिलता, इंश्योरेंस कराने वाले को मिलता है। यानी कि अगर आपके पास कोई व्हीकल है, आपने वो व्हीकल बेच दिया और आप किसी दूसरी कंपनी के पास जाना चाहते हैं तो आप खुद क्योंकि आपके पास आपके नाम पे एनसीबी था, आप ट्रांसफर करा सकते हैं। और जैसे कि आपका सवाल था कि अगर आपने पहले साल में तो किसी इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी कराई, आप उससे खुश नहीं है, आपने क्लेम नहीं लिया, आप दूसरे साल में किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कराना चाहते हैं अपनी मोटर व्हीकल पॉलिसी, तो बिल्कुल आप अपना जो 20% का आपका नो क्लेम बोनस है वो आपको दूसरी कंपनी भी देगी, बस बशर्ते आपको प्रूफ देना होगा दूसरी कंपनी को कि पहले साल में आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया। जी
वकील साहब, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस ले लिया, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस ले लिया, उसके बाद आपने गाड़ी में सीएनजी लगवा ली, एलपीजी लगवा ली, तो क्या कंपनी को बताना जरूरी है या वो भी कवर्ड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बताना जरूरी है। अगर आपने गाड़ी लेने के बाद जिसमें कि सीएनजी या एलपीजी फिट नहीं थी, आपने बाद में सीएनजी किट लगवा ली, एलपीजी किट लगवा ली, सबसे पहले तो आपको आरटीओ को इंटीमेट करना है। सीएनजी सर्टिफिकेट ले जाके आपको आरसी पे अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे ही एंडोर्समेंट करानी पड़ेगी, उसमें यानी कि आपको चढ़वानी पड़ेगी। सिंपल भाषा में आपने अगर सीएनजी किट लगवा ली तो पहले आपकी आरसी में भी उसकी एंट्री होगी कि आपकी गाड़ी बाई फ्यूल है, यानी कि 2 फ्यूल से चलती है। एक बार आपकी गाड़ी में आपकी आरसी में एंट्री हो गई तो उस आरसी की कॉपी लेके आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना पड़ेगा और अपनी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी में एंडोर्समेंट करानी पड़ेगी और उसमें एंट्री हो जाएगी कि हाँ, आपकी गाड़ी में सीएनजी किट भी लगी हुई है और हो सकता है उसके लिए आपको उस पर थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम भी देना पड़े। जी। और मान लीजिए आपने गाड़ी किसी को बेच दी तो क्या इंश्योरेंस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। अगर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 157 के अनुसार अगर आपने गाड़ी किसी को बेच दी है तो जिस दिन आपने फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर इंश्योरेंस जो है वो दूसरे आदमी को ट्रांसफर हुआ माना जाता है, डीम्ड हो जाता है। पर उसमें काफी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। आप पहले ये देखना है कि ट्रांसफर कहां से हुआ। जिस दिन जब आपने गाड़ी खरीदी तो आप आरटीओ के पास जाएंगे और आरटीओ को इंटीमेट करेंगे, अपनी नई आरसी अपने नाम बनवाएंगे। जिस दिन आपकी आरसी बन गई अपने नाम, उस दिन से आपको 14 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है कि जी मैंने ये गाड़ी खरीद ली है और अब इंश्योरेंस मेरे नाम पे किया जाए। तो 14 दिन का तो आपको ग्रेस पीरियड एक मिल जाता है, पर 14 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसे एंडोर्स कराना पड़ता है अपने नाम पे, तो उसमें कवरेज चलती रहती है। एक जल्दी से जवाब दीजिएगा विवेक सर कि अगर किसी ने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी जी और बिना पॉलिसी पर नाम चेंज करे वो उसको यूज करता रहता तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, अगर बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप किसी ने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी पे अपना नाम जरूर चेंज कराना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी कहा, सेक्शन 157 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में डीम्ड प्रोविजन तो है कि जिस दिन आपने गाड़ी खरीदी तो दूसरे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, पर आपको इंश्योरेंस का क्लेम तभी मिलता है अगर आरसी पे जिसका नाम है और जो एड्रेस है वही नाम और एड्रेस इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी होना चाहिए। क्योंकि आपने आरसी तो चेंज करा दी अपने नाम और पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी उसके नाम चल रही है जिससे आपने गाड़ी खरीदी है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को भी इंटीमेट करना पड़ेगा कि जी मैंने गाड़ी खरीद ली है। 14 दिन का आपके पास समय होता है, 14 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी चेंज करा लीजिए, आपको कवरेज मिलती रहेगी। पर अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना नाम नहीं चढ़वाता और पुराने जिससे आपने गाड़ी खरीदी है वही पॉलिसी यूज करते रहेंगे, इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम नहीं मिलेगा। जी, चलिए विवेक जी, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। थैंक यू। तो ये था आज का कानूनी पहलू। अगर आपके भी हमारे प्रोग्राम के बारे में कोई राय है या किसी तरह की कोई भी राय देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि किसी तरह का विषय हम इसमें शामिल करें तो जरूर हमें कॉल करिए। हमारे नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप उन्हीं पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल कानूनी पहलू में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।